हेलो एवरीवन। आप सब लोग पीटी देख के आ चुके हैं। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड बी डिस्कसिंग द पॉलिटी क्वेश्चंस। इन जनरल अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखें तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे नहीं इस बार। जनरली सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन के लेवल पे ही मैं डालूंगा। हाउएवर, let's look into each and every single question and I'll give you the explanation also for each. ठीक है, तो मैं आपको I'll show you the set D। मेरे पास set D आया हुआ है अभी, so उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लेट्स लुक इनटू दिस सेट डी में जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है विच आई कैन सी एट द मोमेंट, दैट्स द 26th नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं। Consider the following statements with regard to pardoning power of the President of India। 72 आर्टिकल 72 का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं pardoning power के ऊपर। The exercise of this power by the President can be subjected to limited judicial review। अच्छा देखिए, जुडिशियल रिव्यू है एंड लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ही है। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट केसेस है। मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का है। केहर सिंह केस 1988 का है। दैट द प्रेसिडेंट व्हेन एक्सरसाइजिंग हिज जुडिशियल पावर, particularly related to the pardoning power I'm talking about, needs to be fair, reasonable, arbitrariness नहीं होनी चाहिए। So फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ स्टूडेंट्स शायद कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द टर्म लिमिटेड। ओके, बट ये स्टेटमेंट पूरी राइट है एंड इट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ओके, पहला स्टेटमेंट राइट हो गया। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये टोटली गलत है। देखिए, ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है। सो सेकंड स्टेटमेंट क्लियर कट गलत हो जाती है। द प्रेसिडेंट हैज टू लिसन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सुनना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, सेकंड इज रॉन्ग, सो आंसर बिकम्स ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ सेट डी। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, लोकसभा के डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज और ऑफिस until immediately before the first meeting of the House of People after the dissolution। मतलब the statement is saying that जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर साहब जो हैं, he or she is not vacating his or her office, एंड जैसे ही न्यू लोकसभा बस वो बैठने वाली होती है उससे इमीडिएटली बिफोर वो अपना ऑफिस को छोड़ते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। देखा जाए तो आर्टिकल 94 है, इफ यू वांट टू क्रॉस चेक 94 को आप देख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। ये तो टोटली गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली ना, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा लिंक करने की कोशिश की गई है। बिकॉज वंस यू गेट इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द हाउस, इफ यू वांट यू कैन स्टिल यू कैन रिजाइन फ्रॉम योर पॉलिटिकल पार्टी। एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, शायद उससे स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट से इन्होंने लेने की कोशिश की गई है। हाउएवर यहाँ पे तो टोटली गलत हो जाता है ये, एंड स्पीकर शैल रिजाइन, ये तो टोटली गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर रिडक्शन मेथड भी आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपका आंसर बन जाता है, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। ये हटाया, डी हटाया, ए बी डी हट गया, सो आंसर बिकम्स सी। हाउएवर स्टिल लेट्स लुक इनटू द स्टेटमेंट सी। द स्पीकर of Lok Sabha may be removed from his office by a resolution of Lok Sabha passed by a majority of all the then members। all the then members को effective majority भी बोलते हैं। However, in the constitution it is written as all the then members, right? So all the then members of the house, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि इफेक्टिव मेजोरिटी से स्पीकर साहब को निकाल दिया जा सकता है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये राइट है, दैट आंसर बिकम्स सी। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। if any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under 10th schedule, ठीक है, 10th schedule डिफेक्शन कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को निकाल रहे हैं, the president's satisfaction in accordance with the opinion of council of ministers shall be final। देखिए, हमेशा मैं क्लास में बोलता हूँ कि
डिस्क्वालिफिकेशन अगर आता है तो पहले आइडेंटिफाई करना है किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, कि इफ यू डू नॉट नो, कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सो प्रेसिडेंट कुड बी एन आंसर, बट अगर 10th शेड्यूल है तो देन हेड ऑफ द हाउस डिसाइड करेंगे, सो हियर इट शुड बी द स्पीकर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है, यहाँ प्रेसिडेंट लिखा है, नो दैट हैज टू बी स्पीकर। सो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, बिफोर 10th शेड्यूल तब तक पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट 10th शेड्यूल जब आया तो ये वर्ड भी आ गया है। ये तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग कि नो मेंशन जो है ये मेंशन हो चुका, मेंशन है वैसे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं आपके इसमें, तो आंसर बिकम्स डी। ना ओके, स्टेटमेंट 1 2, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये, इसमें अगर आपका एक भी स्टेटमेंट गलत निकलता है तो आपका राइट आंसर ही बन के आ जाता है, अनलाइक अदर एरियाज वेयर यू हैव वन क्वेश्चन रॉन्ग, वन इज राइट, एंड आपका एक क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गो टू द राइट आंसर बिकॉज तभी दो ऑप्शन बचते हैं। बट जिस टाइप का क्वेश्चन ये दिख रहा है ना, इसमें अगर एक भी आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है अगर, तो राइट आंसर ही बनता है। लेट्स लुक इनटू दिस। Statement 1. In India, the state governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals, even though such minerals are located in their territories. देखिए स्टेटमेंट तो गलत ही है ये क्लियर कट गलत है, क्योंकि अगर आप माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 को चेक करेंगे ना, उसमें सेक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट शुड बी सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 को एक बार चेक कर लीजिएगा, उसी में आपको क्लियर कट दिख जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत मिल जाता है आपको, एंड पहला स्टेटमेंट गलत मिला तो मतलब आंसर हैज टू बी डी, बिकॉज ये दोनों अपने आप गलत हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो आपका पास आंसर डी ही बनता है। तब भी दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलिवेंट लॉ। सही है, सेम एक्ट का ना आप सेक्शन 3 ई को देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन 3 ई शुड बी देयर, जहां पे ये चीजें लिखी होगी, ठीक है। सो नाउ यू नो द आंसर, 29th का डी आ जाएगा। नाउ ये चलिए पॉलिटिकल नहीं है वैसे, बट ये है क्या, एनआरएल, ठीक है, दैट्स यूरोपियन यूनियन, कोई बात नहीं, हम लोग अपना पॉलिटिकल देख लेते हैं। नाउ ये ऑर्डिनेंस रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, ठीक है। अगर मतलब इन जनरल अगर आप देखें तो ये बात कर रहा है दैट द ऑर्डिनेंस कैन अमेंड अ लॉ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट जो था स्टार्टिंग में, जब कोविड आया था तो देयर वाज अ प्रॉब्लम कि पार्लियामेंट वाज नॉट एबल टू सिट बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग एंड वी हैड टू अमेंड द लॉ। सो एपिडेमिक डिजीजेस जो अमेंडमेंट था वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था ये, ठीक है। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो तो पहला स्टेटमेंट जो है राइट है, ऑर्डिनेंस के थ्रू एक लॉ को अमेंड कर सकते हो। अग्रीड, ऑर्डिनेंस के थ्रू यू कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, बट ठीक है, यहाँ पे आप राइट मानेंगे कि सेंट्रल एक्ट जो है नॉर्मल सेंट्रल लॉ के बारे में बात हो रही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड, एंड ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, नो, नहीं, वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो लॉ अंडर आर्टिकल 13, अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाती है। सो फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग। अगर आप ऑप्शन देखिए फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग, तो अगेन यू कम टू द आंसर सी। एंड एन ऑर्डिनेंस कैन कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लग सकता है और रेट्रोस्पेक्टिवली आ सकता है। सो यस, आ सकता है। सो 1 and 3 is the right answer. Let's 1 and 3 मतलब जो C है इसका आंसर आएगा। Now let's look into the question number 32 of set D. Match the following, अच्छा करेक्ट पेयर्स को चेक करना है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट, ठीक है। ईटानगर है ना, तो एक ईटा फोर्ट है, कोई बहुत बड़ा फोर्ट तो नहीं है बट एक फोर्ट है, ईटा फोर्ट, उसके ऊपर ही पड़ा है, तो इतना तो ठीक है। And the state has two national parks, एक नामदफा एंड मोलिंग। ये नामदफा एंड मोलिंग दो होने चाहिए, तो ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड नागालैंड दूसरा वाला देख लें। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
देखिए ये जो स्टेटमेंट है, इसमें ना अगर आप आर्टिकल 3 and 4 देखते हैं, इफ यू लुक इनटू द आर्टिकल 3 and 4, तो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हैपेंस थ्रू दीज आर्टिकल। एंड अगर देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं काउंट होते हैं। अगर इसको आप 3 and 4 का लॉजिक लगाते हैं तो, दो देर इज आर्टिकल 371 कैपिटल ए, ओके, दैट केम थ्रू द 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज ऑल्सो फॉर नागालैंड, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स और लॉट ऑफ पीपल में believe that Nagaland came through a constitutional amendment, that's particularly the 13th constitutional amendment. एंड हाउएवर 3 and 4 को देखते हैं तो उसे समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। सो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इसमें दो अलग अलग टाइप के आंसर्स मिले। सो देर कुड बी, मतलब सेकंड कुड बी कंसिडर्ड राइट ऑल्सो, कुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग ऑल्सो, डिपेंडिंग कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं। सो हेयर बाय अप्लाइंग द 3rd and 4th आर्टिकल का लॉजिक लगा रहे हैं, सो वी आर कंसिडरिंग इट टू बी फॉल्स at this time when we are considering it. However, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का लॉजिक लगा लेंगे तो दैट कुड बी कंसिडर्ड एज राइट। सो देर आर, एज एवरी ईयर इट हैपेंस, मल्टीपल केस में प्लस माइनस होता है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया और वन ऑफ केस जहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेट्स लुक इनटू द थर्ड वन, त्रिपुरा। ओके, इनिशियली पार्ट सी स्टेट, ठीक है, इट बिकेम a centrally administered territory with the reorganization। ठीक है, पहले यूटी फिर यूटी बना, ठीक है। पार्ट ए बी सी डी पहले स्टार्टिंग में हुए थे, तो पार्ट सी में था ये। उसके बाद स्टेट्स एंड यूटी में जब कन्वर्ट हुए तो ये यूटी में कन्वर्ट हुआ, एंड देन लेटर ऑन स्टेट बना, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर नोटिस करें हम तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लॉट ऑफ की में शो यू सी एज ऑल थ्री, एंड फ्यू की में शो यू बी ऑल्सो, ठीक है। सो दोनों को कंसिडर किया जा सकता है, ज्यादा टिल्ट टुवर्ड्स बी देखा जा सकता है, कंसिडरिंग द सेकेंड पेयर टू बी रॉन्ग, ओके। Let's look into the next one. With reference to India, consider the following statements. Consider the following. Interstate Council, ठीक है, 263 आर्टिकल है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, वैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। How many of the above were established as per the provision of the Constitution of India? ठीक है, ये मतलब it's asking about constitutional body, इनमें से कौन कौन सी है। सो 263 एक आपको दिख जाता है, ये आ गया वन, ये दोनों नहीं है। इसके लिए जोनल काउंसिल के लिए तो बहुत बार रिकमेंडेशन आई है दैट इट शुड बी मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट एट द मोमेंट 2 and 3 जो है नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो ओनली वन आपका आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres, the governor of a state acts in his or her own discretion. ठीक है, देखिए, whenever we study the president and the governor, we always discuss about this thing, that is the president having any constitutional discretion, or governor is having more constitutional discretion? And there we clearly see Article 163 में clear cut लिखा है discretion, though there are many other articles which are giving discretion to the governor. However 163 में तो clear cut दिखेगा ही आपको, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये क्लियरली राइट है। सेकंड देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन, ठीक है, डिजर्व अ बिल passed by a state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state। मतलब प्रेसिडेंट साहब खुद से ही, स्टेट ने लॉ पास किया, गवर्नर की जगह खुद ही छीन के अपने पास लेके आगे बोला मैं इसको देखूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ये नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है ये। वो गवर्नर ही रिजर्व करेगा इसको। अगर आपको चेक करना है ना, आप आर्टिकल 200 एंड 201 को आप एक बार देख सकते हैं। सो पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। लेट्स लुक इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविजन, और ये अच्छा अगेन पेयर का क्वेश्चन है ये। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ठीक है, डीपीएसपी है, आर्टिकल 50 है। दिस वन इज आर्टिकल 50। सेकंड देख लेते हैं। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, 51 कैपिटल ए स्मॉल एफ होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको एक बार भी, ये बट फंडामेंटल ड्यूटी है।
थर्ड इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स 24 है आर्टिकल, तो देख सकते हैं ऑल थ्री आर राइट, तो आंसर बिकम सी, ऑल थ्री करेक्टली मैच्ड। नाउ with reference to the Constitution of India, if an area in a state is declared as scheduled area under fifth schedule, ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल तो हर साल बड़ा कॉमन एरिया है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, सो दिस टाइम इट इज फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration। ये कैसे हो जाएगा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा लोकल एरिया या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अज्यूम कर लेगा? नहीं नहीं नहीं, ये चीज ये टोटल गलत है स्टेटमेंट। The union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of the governor। नहीं नहीं, ये भी गलत है। तो कैसे यूनियन गवर्नमेंट पूरा अज्यूम कर लेंगे? गवर्नर बोले ना बोले, नो यू कैन नॉट अज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये वन एंड सेकंड दोनों गलत हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ना ये तो बड़ा ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल मिनिस्ट्री कौन सी देखती है। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, ये हेवी इंडस्ट्री है, कहाँ है ये? अच्छा, करेक्टली मैच। ठीक है, तो ऑटोमोटिव बोर्ड जो है ये वाली देखती है, मतलब ये गलत हो गया, पहला तो गलत है। द कॉयर बोर्ड ये एमएसएमई देखती है, एमएसएमई, अच्छा यहाँ पे लिखा है तो अच्छा इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, तो इसका उल्टा तो नहीं किया है, द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड। ठीक है, तो ऑल दीज थ्री मिनिस्ट्रीज को जंबल अप किया हुआ है, तीनों के ही कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है, बट करेक्टली मैच्ड नहीं है ये। ठीक है, तो डी हो जाएगा, नन हो जाएगा ये। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन लिस्ट सेवन शेड्यूल में, ठीक है, लिस्ट आती है ऑल थ्री लिस्ट, इसमें इस यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स 73 है यूनियन पे, तो 162 है स्टेट पे। ठीक है, कंड्यूशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, दिस इज आर्टिकल 158। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification by legislatures of not less than half the state is required before presenting। ठीक है, so as you already know, हम लोगों ने क्लास में किया हुआ multiple times that and I've been telling in all my classes whenever constitutional amendment पढ़ते हैं तो उसमें पक्का ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ मैंडेटरी कंसेंट या रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए, वही वाला सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स, आप ब्रॉडली समझना ये है कि कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। तो जनरली फेडरल एरियाज में जब भी इश्यूज आते हैं, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जरूरत पड़ती है स्टेट्स के रेटिफिकेशन की भी, हाफ से मतलब नॉट लेस देन हाफ, हाफ से ज्यादा की चाहिए होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन वही है, नॉट लेस देन वन हाफ। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे यूनियन लिस्ट पहला तो आ ही गया। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, ये भी इसमें भी जरूरत पड़ती है। देखिए ब्रॉडली देखेंगे ना आप, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी रेटिफिकेशन की। एंड सुप्रीम कोर्ट में चेंजेस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में चेंजेस कर रहे हैं, चाहे यूटी का भी हाई कोर्ट हो तो भी है, तब भी जरूरत पड़ेगी रेटिफिकेशन की। अगर आप लिस्ट में कोई चेंजेस कर रहे हैं, ब्रॉड मतलब मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो इन सब में तो जरूरत पड़ती है। उन सब में अगर हम आप 368 को खुद ही अमेंड कर रहे हैं, मतलब वो आर्टिकल को आप खुद ही अगर अमेंड कर रहे हैं 368 को, तो भी जरूरत पड़ती है आपको रेटिफिकेशन की। सो इसमें तो दो ही ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि गवर्नर का भी फेडरल एरिया से बहुत ज्यादा रिलेशंस आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाउ एवर वंस यू रीड द आर्टिकल 368 यूल सी कि गवर्नर से रिलेटेड चीजों पे नहीं लिखा हुआ है रेटिफिकेशन। ठीक है, इसके लिए ये गलत हो जाता है। हाउ एवर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, सो आपका फर्स्ट इंटू ई है राइट आंसर ए, बट एंड इसमें थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। ना लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वन। With reference to the Indian polity, consider the following statements.
The governor of the state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his or her office. ठीक है, 361 का क्वेश्चन है ये, आर्टिकल 361 का। तो पहला स्टेटमेंट सही है, गवर्नर इज नॉट आंसरेबल। ठीक है, 361 आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड, no criminal proceeding shall be instituted or continued against the governor during his or term of the office। सही है, ये भी 361 का ही क्वेश्चन है, मतलब दोनों आपको उसी में मिल जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट सही हैं ये। Third, members of the state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house। ठीक है, 194 का क्वेश्चन है ये, मतलब जनरली 105 स्टडी करते हैं एंड सिमिलर कोई हम 194 स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर रहे होते हैं। सो 194 है, ऑल थ्री राइट्स डी। ओके, ये क्रूड ऑयल, ये पॉलिटिकल नहीं है, आपकी पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत से रिलेटेड है। Consider the following statement: panchayats at intermediate level exist in all states। देखिए ये ना हमेशा मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को 243B के कॉन्टेक्स्ट में दैट इंटरमीडिएट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब पंचायत के जो लेवल्स में उसमें इंटरमीडिएट जहाँ पे 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है वहाँ बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, सो यू कैन नॉट से दैट इट एग्जिस्ट। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। टू बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ अ पंचायत at intermediate level, a person should attain the age of 30 years। क्या 30? नहीं नहीं, ये 21 साल, बस 21 years। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है ना, एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड नो। ठीक है, ये 1 2 3 तीनों गलत है, नन। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, डी आंसर आ जाएगा 1 2 3। देन आ गया बिम्स्टेक, इसके बाद एक और कोई क्वेश्चन होना चाहिए। I was informed that there was a question। Okay, आ गया ये। Okay, that's the local 48 one section, set D के बारे में, right? Now let's look at question 48। Consider the following statements about Lokpal। The power of Lokpal applies to public servants of India, ठीक है, but not to the Indian public servant posted outside India। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन पब्लिक सर्वेंट या सर्वेंट्स कहीं पे भी पोस्टेड हो तो भी उन पे एप्लीकेबल है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट और यूटी, ठीक है, एंड ओनली द सीजेआई वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी इट्स चेयरपर्सन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो भी हो सकते हैं, मतलब यू डोंट नीड टू बी एन एक्स सीजेआई इटसेल्फ। और रेगुलर आप जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जजेस भी रहे हैं, देखिए इस टाइप की चीज़ें ना, जो आप ये लॉजिक लगाइए, क्या होता है अगर ओनली एक सीजीआई हो जाते हैं ना तो गवर्नमेंट के पास बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि ओनली वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल सीजीआई होंगे, उससे भी लेस में आपके पास लोग होंगे जो चाहते हैं लोकपाल बनना, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये नहीं रखा गया है दैट यू कैन बी एन एक्स सुप्रीम कोर्ट जज ऑल्सो। सो ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आधा तक सही था, बट उसके बाद जब आता है ना कि ओनली द सीजीआई वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड, यहाँ वाले में गलत आ जाएगा ये। सो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। सो फर्स्ट टू दोनों गलत हैं, तो स्टेटमेंट हटा सकते हैं ये। ओके, बी हटा दिया, सी हटा दिया, क्योंकि 1 इज ऑल्सो रॉन्ग एंड 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये दोनों हट गए। अब ए एंड डी में से बचता है ऑप्शन, लेट्स सी। The chairperson or a member shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member, as the case may be। Right है, 45 years minimum age चाहिए। तो third statement is right। Third right, ठीक है, तो A has to be the answer। However, D भी पढ़ लेते हैं। लोकपाल cannot inquire into the allegations of corruption against the sitting prime minister of India। देखिए ये कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं इसमें कंफ्यूज हों, क्योंकि करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कर तो सकते हैं, बट कुछ एरियाज में उनको एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड है वेयर यू कैन नॉट और द लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर, बट नॉट ऑल टाइप्स ऑफ करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्शन है। तो वैसे अगर आप देखते हैं, अगर आप थर्ड के लिए श्योर होते हैं, सो आपका कैलकुलेशन ही ऐसा हो जाता है कि बाद में कि फोर्थ आपको अपने आप ही रॉन्ग मानना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, एंड फोर्थ वैसे भी रॉन्ग ही है। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो आंसर आपका ओनली ये आता है। नाउ
So you've noticed that approximately around 15 questions जो हैं हम लोगों ने discuss किए हुए हैं, and out of this anybody who's attended the classes would easily solve all these questions. And again, polity was not a tough, at least polity questions उतने tough नहीं थे इस बार. Kind of direct, हाँ कुछ देखिए करंट से तो ऑलमोस्ट सारे के सारे टच थे, सभी के सभी कहीं ना कहीं करंट से टच थे. सो व्हाट आई ऑलवेज से कि करंट अफेयर्स को हमेशा टच करके रखना स्टैटिक के साथ. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड मेंस में आप लोगों से मुलाकात होगी फिर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.